हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 8 एसएसटी जीएसईबी बोर्ड से सेमेस्टर 2 बुक से चैप्टर नंबर 9 अवर इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब क्या होता है? हमारे देश की अर्थव्यवस्था, किस तरीके से हमारे देश में पैसे बढ़ते हैं घटते हैं, हमारे देश का जो रोजगार व्यापार, ये सब कुछ को हम समझेंगे। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, क्योंकि आप देख ही रहे हो दिन पर दिन महंगाई बढ़ रही है। तो ये महंगाई, बैंक, ये सब कैसे काम करते हैं। तो देखो इस पिक्चर में आप देखो क्या क्या आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर स्वीट वाला दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये देखो एक और दुकान दिखाई दे रही है स्टेशनरी की, यहाँ पर बैंक दिखाई दे रहा है, मार्केट यार्ड दिखाई दे रहा है। मार्केट यार्ड मतलब जहाँ पे फसल बेची जाती है, खरीदी जाती है। यहाँ पे जो है खेत भी दिखाई दे रहा है। तो सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जर्नी ऑफ अ रुपी, एक रुपया जो कहाँ से खेत से होता हुआ, बैंक से होता हुआ कहाँ जा रहा है, लोन के बैंक से लोन में जा रहा है, लोन से स्वीट वाले के वहां जा रहा है, मार्केट यार्ड जा रहा है। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी रुपए की जर्नी हो रही है। बच्चों देखो कुछ क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चंस जैसे कि राइट अबाउट द डिफरेंट वेज इन विच द इनकम ऑफ योर फैमिली इज यूज। तो आपके घर में किस तरीके से अलग अलग तरीके से इनकम जो है यूज होती है। तो भाई खाने पीने में, स्कूल की फीस में, कपड़े लत्ते में, बिजली का बिल, मकान का किराया, तो इन तरीके से आपके घर में सैलरी यूज होती होगी। तो ये ऊपर के क्वेश्चंस आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अब देखो बेस्ड ऑन द अबव आंसर्स इट कैन बी सेड दैट पीपल आर एसोसिएटेड विद वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ऊपर आपने जो भी आंसर दिए होंगे उससे ये क्या कहा जा सकता है कि लोग अलग अलग तरीके से पैसों की लेन देन की एक्टिविटी में जुड़े हुए हैं। द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर मेनली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर्स। तो बच्चों 3 तरीके से पैसों की बात हम यहाँ समझेंगे। देखो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर यानी सबसे पहले जो किसान जो भी फसल उगाता है, खेत में जो भी चीजें उगती है, जंगल से जो भी, नेचर से जो भी डायरेक्ट चीजें आती हैं, तो उसके ऊपर जो काम होता है उसे प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। देखो certain resources are obtained directly from the nature and are used by us, जैसे कि food, grains, fruits and vegetables. We obtain wood, medicinal plants, gum, etc. from forest and milk, meat, bones and leather from animals. तो जैसे जानवरों का दूध है, मीट है, बोन्स है, तो ये सब कुछ हमें फ्री में मिलता है नेचर से। We get fish from water and minerals from beneath the earth's surface. In short, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री मतलब जहां पे पशुओं का पालन पोषण होता है, फिशरीज यानी जहां पे मछलियों की खेती होती है, एक्सेट्रा। प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू अस फॉर फूड एंड इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स यानी कि गुड्स। तो बच्चों जैसे कि फसल उगती है और फसल के बाद में जो ये गाय का दूध होता है ये बेचा जाता है, तो ये ऐसी जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो प्राइमरी सेक्टर में आती है। Thus, these activities are categorized as the primary sector. सबसे बेसिक एक्टिविटीज है ये किसी को भी अपना परिवार पालने के लिए। अब देखो सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होती है। तो बच्चों अभी अभी हमने देखा कि जैसे कि खेत में अगर आप कॉटन का सीड उगा रहे हो, तो अब कॉटन सीड से जो कॉटन बॉल निकलेगा उससे धागे बनेंगे, धागों से कपड़े बनेंगे, और वो जो कॉटन सीड है उसको दबा के तेल निकाला जाएगा। तो ये सब कहाँ होगी प्रोसेस? ये सब होगी इंडस्ट्रीज में। तो जो इंडस्ट्रीज होती है वो सेकेंडरी सेक्टर होता है। तो देखो इट इज ऑल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मतलब जहां पे कोई भी प्राइमरी सेक्टर से जो चीजें थी नेचर से मिली हुई, उन चीजों का यूज करके जो चीजें हम मैन्युफैक्चर करते हैं उसे सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। Certain primary products are such that it has to be processed into a finished product to be of any use to us. Such economic activity is called the activity of secondary sector. Example, manufacturing of cotton textile from cotton. Cotton textile, textile का मतलब होता है बच्चों कपड़े। एक्सट्रैक्टिंग ऑयल फ्रॉम कॉटन सीड्स, मेकिंग जैगरी एंड शुगर फ्रॉम शुगर केन। तो ये जो गुड़ बनाया जाता है या शक्कर बनाई जाती है गन्ने के जूस से। मेकिंग ब्रिक्स फ्रॉम सॉइल, जो मिट्टी होती है उससे ईंट बनाना। स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग मशीनरीज, छोटी हो या बड़ी इंडस्ट्री जहां से मशीन बनते हैं। means of transport, means of communication, electrical equipments, consumer goods, chemicals and dyes, clothes, defense equipments, etc. तो बच्चों आने जाने का साधन हो या बातचीत करने के साधन हो या कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो, केमिकल्स हो, ये सारी चीजें जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में आती है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में।
are a part of the secondary sector. That's why it is well known as the industrial sector. तो secondary sector को manufacturing sector भी कहते हैं और industrial sector भी कहते हैं। अब देखो तीसरा होता है सर्विस सेक्टर। तो बच्चों जैसे कि आप ये समझो कि स्कूल टीचर्स होते हैं या एडवोकेट होते हैं, डॉक्टर होते हैं, तो ये सब लोग क्या करते हैं, ये अपनी सर्विस देते हैं, अपनी सेवा देते हैं। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर। इट इज ऑल्सो नोन एज द टर्शियरी सेक्टर। द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सेक्टर्स कैन नॉट फंक्शन विदाउट दिस सेक्टर। अगर टीचर्स ना हो तो पढ़ाएगा कौन, अगर एडवोकेट ना हो तो केस कौन लड़ेगा, डॉक्टर ना हो तो हमारी सेहत का ध्यान कौन रखेगा। तो जो आगे के दो सेक्टर हमने देखे प्राइमरी एंड सेकेंडरी, उनका पूरा का पूरा डिपेंडेंस वो होते हैं सर्विस सेक्टर के ऊपर। The raw material or finished products have to be transported to various manufacturing units or traders for which various means of transportation and infrastructure जैसे कि airways, waterways, roadways, electricity and other fuel facilities etc. become essential यानी जरूरी। तो अब देखो एयरवेज की अगर हम बात करें, एयर होस्टेस भी होगी, पायलट भी होंगे, है ना। वाटरवेज की बात करें तो कैप्टन भी होंगे, शिप पे चढ़ने वाले और भी लोग होंगे। रोडवेज की बात करें तो बस ड्राइवर होंगे, बस कंडक्टर होंगे। तो इस तरीके से ये सारे लोग जो होते हैं ये सर्विस सेक्टर में आते हैं। To maintain the communication between manufacturing and trading units, telecommunication, letters, internet, etc. are essential. तो आप ये देख रहे हो कि ये मोबाइल की सुविधा, ये जो मोबाइल टावर वाले होते हैं, ये जो लेटर यानी कि पोस्ट ऑफिस वाले होते हैं, तो बच्चों ये सब लोग हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। To sustain the entire network of production and distribution, education, health, banking and insurance facilities are required. तो देखो पूरी दुनिया को संभालने के लिए, प्रोडक्शन को बनाए रखने के लिए एजुकेशन का होना जरूरी है, हेल्थ का होना जरूरी है, बैंक का होना जरूरी है, इंश्योरेंस की फैसिलिटीज का भी होना जरूरी है। इन द मॉडर्न टाइम्स ATM, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग एक्सेट्रा हैव बिकम वेरी इंपॉर्टेंट सर्विसेज। रीड द टेबल गिवन बिलो, थिंक एंड राइट। तो बच्चों आज के समय में देखो ATM मशीन होती है ना, जहां से हमें पैसे निकाल सकते हैं, कॉल सेंटर जो हमें मोबाइल पे हेल्प करते हैं, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, तो ये सभी इंपॉर्टेंट सर्विस सेक्टर है जिनकी आज के समय में जरूरत है। देखो एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, व्हाट विल बी द इफेक्ट, व्हाट डज इट इंडिकेट। तो व्हाट इफ अ फार्मर रिफ्यूजेस टू सेल शुगर केन टू शुगर मिल्स। अगर कोई किसान गन्ने की जो शक्कर बनाने वाली फैक्ट्री है उसको गन्ना बेचने से मना कर देगा तो क्या होगा, तो फिर शक्कर बनेगी ही नहीं। अब जब शक्कर नहीं बनेगी तो इससे क्या होगा, इससे बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ेगा। फिर देखो व्हाट इफ द टेक्सटाइल मिल्स इन इंडिया डिसाइड टू इम्पोर्ट कॉटन फ्रॉम अदर कंट्रीज रादर देन परचेजिंग इट फ्रॉम द इंडियन फार्मर्स, देन व्हाट विल हैपन टू कॉटन फार्मिंग। अगर जो हमारे कॉटन के कपड़े बनाने वाले लोग हैं वो हमारे देश के किसानों से कॉटन नहीं खरीदेंगे और बाहर के देशों से कॉटन मंगवाएंगे तो हमारे देश के किसान की फसल बेकार हो जाएगी, इससे उन्हें बहुत नुकसान पड़ेगा। The farmer buy tractor, pump set, electricity, chemical fertilizer, pesticide. What is the price of pump set and chemical fertilizer increases? तो बच्चों ये जो हमारे देश के किसान होते हैं ये ट्रैक्टर खरीदते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल फर्टिलाइजर ये सब खरीदते हैं। अगर ये चीजें महंगी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, तो किसानों को बहुत तकलीफ होगी, उनको लोन लेना पड़ेगा और फिर उनको फसल के दाम भी बढ़ाने पड़ेंगे। Food is required by those working in the secondary, industrial or tertiary service sector. What if the transporters go on strike and refuse to bring vegetable, milk, etc. from the village? तो बच्चों जो फूड जो होता है वो हर किसी को जरूरत है, सेकेंडरी सेक्टर को भी जरूरत है, टर्शियरी सेक्टर को भी जरूरत है। सोचो अगर हमारे ट्रांसपोर्टर्स यानी हमारे जो ट्रक वाले हैं, गाड़ी वाले हैं, ये मना कर दे कि हम कोई भी सामान को इधर से उधर नहीं करेंगे, हम ना सब्जी लेके आएंगे ना मिल्क लेकर आएंगे, तो क्या होगा, तो फिर तो पूरे देश में हल्ला मच जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमें थिंक करने के लिए कहा है, द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विस सेक्टर हैज बीन इंक्रीजिंग डे बाय डे इन इंडिया, डिस्कस वाई। तो बच्चों आज के इस समय में सर्विस सेक्टर की इम्पोर्टेंस डे बाय डे बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि देखो कोई किसान नहीं बनना चाहता, क्योंकि फसल उगाने में बहुत मेहनत लगती, कोई भी इंडस्ट्री नहीं बनाना चाहता क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। लोग सोचते हैं कि चलो व्हाइट कॉलर जॉब ले लो, आराम से सैलरी मिलती रहेगी। तो ये सारे लोगों की आजकल सोच हो गई है।
How do we account the value of goods and services of various sectors and also calculate the total production? तो बच्चों हम हमारे देश के सामान की कैसे उसकी वैल्यू करें और उनको किस सेक्टर के अंदर डालें और टोटल प्रोडक्शन कितना होता है। तो देखो, अ फार्मर सेल्स व्हीट एट द रेट ऑफ ₹15 पर केजी टू अ फ्लोर मिल। तो एक हमारे देश का जो किसान होता है वो गेहूं जो है वो 15 रुपए किलो के भाव से आटे की जो चक्की होती है उसको बेच रहा है। There it is turned into flour and sold to a biscuit making company for ₹20 per kg। अब वो जो आटा पीसने की चक्की वाला है उसने उस गेहूं को पीस कर 20 रुपए पर केजी आटा जो है वो बिस्किट बनाने वाली कंपनी को बेच दिया। द बिस्किट मेकिंग कंपनी मिक्सेस शुगर, घी एंड अदर थिंग्स विद द फ्लोर एंड मेक्स 4 बिग पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स। अब जो बिस्किट बनाने वाली कंपनी है उसने उसमें शक्कर डाला, घी डाला और भी चीजें डाली और 4 बड़े बड़े पैकेट बना दिए बिस्किट के। इट इज सोल्ड इन द मार्केट फॉर 80 रुपीज, यानी एक पैकेट का 20 रुपए। द बिस्किट इज द एंड प्रोडक्ट विच रीचेज द कंज्यूमर। तो आप देखो कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं, किसान जुड़ा हुआ है जिसने गेहूं बेचा, वो मील वाला जो आटे की चक्की वाला है उसने बेचा, फिर जो बिस्किट बनाने वाला है उसने बेचा, दुकानदार ने बेचा और फिर जाकर हम तक यानी कंज्यूमर यानी ग्राहक तक ये बिस्किट का पैकेट पहुंचा। यानी कितने लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब देखो, थिंग्स टू नो, see the picture and notice the components required to get tea as the end product। तो चाय बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, तो आज की क्लास में मैं आपको चाय बनाना भी सिखाऊंगी। तो देखो, दूध चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, शक्कर चाहिए, चाय का मसाला चाहिए, है ना। तो लेट्स ड्रिंक अ टी। तो यहाँ पे बच्चा हमें चाय ऑफर कर रहा है। अब देखो, 1 कप ऑफ टी कॉस्ट ₹750 to the 7.50 paisa to owner of a hotel and he earns ₹2.50 as the profit। यानी चाय पड़ी उसको 5 रुपए की और 2.5 रुपए उसका प्रॉफिट। What will be the selling price, मतलब वो 5 रुपए की जो है उसकी जो सेलिंग प्राइस होनी चाहिए, है ना। अब देखो, 1 कप टी कॉस्ट नहीं, उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो 10 रुपए होनी चाहिए, ठीक है। 7.5 रुपए उसकी चाय के कप को पड़ रहे हैं और 2.5 रुपए उसका प्रॉफिट। अब देखो, सपोज द कॉस्ट ऑफ मिल्क इंक्रीजेस ₹2 पर लीटर, व्हाट विल बी द ओरिजिनल कॉस्ट एंड सेलिंग कॉस्ट ऑफ द कप ऑफ टी। अगर दूध के दाम बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 रुपए दूध के दाम बढ़ जाएंगे तो फिर हमें चाय के दाम भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो हर एक चीज देश में एक दूसरी चीजों से जुड़ी हुई है। What will be the effect on your household budget if the price of sugar increases by ₹1 per kg? अगर शक्कर के भाव 1 रुपए किलो बढ़ जाएंगे, 1 रुपए ज्यादा बढ़ जाएंगे हर किलो पे, तो क्या होगा। तो अगर दिन भर में हम लोग थोड़ी थोड़ी यानी महीने में अगर हम लोग 10 किलो शक्कर यूज करते हैं तो हमें 10 रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। What will be the effect on your household budget if the price of gas cylinder increase by 50 rupees? अगर 50 रुपए इंक्रीज हो गया तो सिलेंडर का भाव। What will be the effect on bus and school bus fare if price of diesel increases by ₹2.50 पैसा पर लीटर? अगर जो डीजल है उसके दाम बढ़ गए तो 2.50 रुपीज पर लीटर, तो क्या होगा, तो हमारी स्कूल बस की फीस भी बढ़ जाएगी, है ना बच्चों। तो देखो, थिंक हु इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ मिल्क, शुगर, गैस, डीजल एक्सेट्रा, वाई। तो बच्चों आपको क्या लगता है कि कौन बढ़ाता है इन चीजों के पैसे। तो देखो, द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ऑल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो बच्चों अब हम बात करते हैं ओनरशिप की। ओनरशिप मतलब कौन किसका मालिक होता है। तो देखो, गवर्नमेंट ओनरशिप, आपको पता है गवर्नमेंट किन किन कंपनियों की मालिक है। द इंडस्ट्रीज विच आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड आर रन अंडर द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट आर द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। तो जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है जैसे भिलाई स्टील प्लांट, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन यानी ONGC, तो ये सभी बच्चों गवर्नमेंट चलाती है। प्राइवेट ओनरशिप की हम बात करें, जैसे कि मुकेश अंबानी का कोई बिजनेस है या अदानी का या रतन टाटा का, तो ये सब प्राइवेट बिजनेस है। देखो, द इंडस्ट्रीज विच आर ओन्ड एंड रन बाय प्राइवेट ओनर्स आर टर्म्ड एज प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को, रिलायंस, टोरेंट, कैडिला, ये सभी जो है इनके मालिक प्राइवेट हैं।
अब देखो जॉइंट सेक्टर की बात करें, जॉइंट सेक्टर का मतलब जिसमें गवर्नमेंट भी हो और प्राइवेट इंसान भी हो, तो देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस टू पब्लिक सेक्टर यूनिट्स. जनरली वी फाइंड लेस डेडिकेशन एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स वर्क इन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स. To control this and to generate sufficient amount of required capital, the private sector units are asked to join the public sector units. This is known as the joint sector. In this, the government enjoys a greater control. तो बच्चों जहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी हो, प्राइवेट सेक्टर भी हो और दोनों साथ में मिलके काम करते हैं, लेकिन उसमें गवर्नमेंट का थोड़ा सा पावर ज्यादा होता है. अब देखो कोऑपरेटिव सेक्टर मतलब लोगों के साथ से मिलकर बनी हुई कोई कंपनी. देयर आर मेनी पीपल इन द कंट्री हु आर नॉट इकोनॉमिकली वेरी साउंड. दे आर नॉट इन द कंडीशन टू स्टार्ट देयर ओन small or cottage industry. Such people make a cooperative society where they undertake the manufacturing and selling process. The units that are started with cooperation of a group of people are known as cooperative sector units. For example, dairy, sugar mills, etc. तो बच्चों हमारे देश में से बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास पूरी तरीके से बिजनेस शुरू करने के पैसे नहीं होते. ऐसे लोग बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर ग्रुप बनाते हैं और एक सोसाइटी क्रिएट करते हैं. जैसे कि कोई डेयरी कर रहे हैं, कोई शुगर मिल्स बना रहे हैं. ऐसे यूनिट्स को, ऐसे इंडस्ट्रीज को कोऑपरेटिव सेक्टर या यूनिट्स कहा जाता है. अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. तो यहाँ पे देखो कांता और कमला की स्टोरी से हम समझते हैं. Kanta works in an office from 9:30 a.m. to 5:30 p.m. She gets the salary at the end of every month regularly. Apart from salary, she is eligible for the benefit of pension and PPF. She also receives medical allowance and other allowances too. Kanta gets the salary for Sunday too, which is a holiday for her. She has been given the appointment letter which states the rules and regulation for job. Thus, Kanta works in an organized sector. तो कांता जो है सुबह 9:30 से 5:30 काम करती है, उसको सैलरी मिलती है हर मंथ के एंड में. उसको बहुत सारे बेनिफिट भी मिलते हैं, पेंशन का, पीपीएफ का, आने जाने का पैसा भी मिलता है. उसको मेडिकल सर्विसेज भी मिलती हैं. संडे को उसकी छुट्टी होने के बावजूद भी उसको पैसे मिलते हैं. और उसको गवर्नमेंट जॉब के जैसा मतलब पूरा एकदम मजेदार उसकी लाइफ है, ऑर्गेनाइज्ड. अब कमला जो है, कमल जो है, कमल इज द नेबर ऑफ कांता. ही वर्क्स ऑन डेली वेजेस. उसको हर रोज जाना पड़ता है. जिस दिन वो छुट्टी करेगा उस दिन उसके पैसे कट जाएंगे. इन अ ग्रोसरी शॉप यानी अनाज की दुकान में. He goes to the shop in the morning at 8 a.m. and work till 9 in the evening. सुबह 8 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक उसको काम करना पड़ता है. He does not get any allowance apart from the daily wages. उसको कोई भी अलाउंस नहीं मिलता, उसको सिर्फ डेली वेजेस यानी दिहाड़ी रुपए मिलते हैं. He is not paid for the day. He does not go to work. वो जिस दिन काम पे नहीं जाता उस दिन की उसको सैलरी नहीं मिलती. He does not get any paid holiday. उसे किसी भी हॉलीडे को बिना काम किए पैसे नहीं मिलते. He has also not received any appointment letter. His boss can tell him to leave the job at any point of time. उसको कोई भी अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं मिला है. उसको उसका बॉस कभी भी बोल सकता है कि नौकरी छोड़ के निकल जाओ. Thus, Kamal works in an unorganized sector. इसीलिए कमल जो है वो बिल्कुल अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है. डू यू सी एनी डिफरेंस इन एम्प्लॉयमेंट कंडीशन ऑफ कमल एंड कांता? डिस्कस. तो बिल्कुल साफ साफ डिफरेंस दिख रहा है बच्चों. कांता जो है वो बहुत ही मेंटल पीस में है, उसको बहुत बढ़िया सैलरी मिल रही है, उसकी लाइफ बहुत स्मूथ है. कमल की लाइफ बहुत कठिनाइयों से भरी हुई है. कमल जो है वो प्राइवेट में है और कांता जो है वो गवर्नमेंट में है. अब देखो थिंग्स टू नो. द गवर्नमेंट हैज मेड सर्टेन रूल्स फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर यूनिट्स बट द ओनर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर डू नॉट इम्प्लीमेंट देम इन रियलिटी. बच्चों गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स बना रखे हैं, जैसे आप किसी से कितना काम करवा सकते हैं, उसको मिनिमम कितनी सैलरी देनी चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ प्राइवेट लोग बिल्कुल भी उन बातों को नहीं मानते, जो कि बहुत ही गलत है. इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन. इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन यानी गवर्नमेंट ने पैसों में कितनी छूट छाट दे रखी है. द गवर्नमेंट हैज ब्रॉट अबाउट सर्टेन चेंजेस इन इट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज सो एज टू मेंटेन इट्स पेस विद द डेवलपिंग वर्ल्ड एंड मेक इंडिया ए डेवलप्ड नेशन.
In accordance, the policy of liberalization was adopted in the year 1991. According to this policy, certain regulations related to manufacturing and trade and commerce were removed. Duties and tax relaxations on import-export were announced. The process of establishing a new manufacturing unit was made simpler. As a result, India has been able to keep pace with the world in terms of production and trade and commerce. It has also generated more employment opportunities. तो बच्चों, आज देश भर में इंडिया जो है वो डेवलपिंग नेशन है, अलग अलग पॉलिसीज बनाई हैं, रेगुलेशन किए गए हैं मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड व्यापार के लिए, ड्यूटीज टैक्स रिलैक्सेशन भी दिए हैं। कोई भी चीज आप बाहर से मंगवाते हो, इंपोर्ट करते हो, कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डालने के लिए भी अब बहुत ही सिंपल कर दिया है ताकि बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट यानी कि जॉब हमारे देश के लोगों को मिले। प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो प्राइवेटाइजेशन यानी बच्चों चीजों को प्राइवेट कंपनीज को बेच देने की बात है। तो आफ्टर द इंडिपेंडेंस मैनी पब्लिक वेंचर्स यानी बड़ी बड़ी जो प्रोजेक्ट्स थी जो पहले गवर्नमेंट के थे were started by the government of India. With the passage of time, these ventures made less profit and incurred loss. अब समय के साथ साथ क्या होने लगा, गवर्नमेंट को बहुत लॉस होने लगा। Many public ventures had to be closed down for this reason. और इसीलिए गवर्नमेंट को अपनी बहुत सारी फैक्ट्रीज को बंद करना पड़ा। This left an impact on our economic system. इसके कारण हमारे देश के इकोनॉमिक सिस्टम पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा। The workers became united but the industry suffered big losses. वर्कर्स जो थे वो तो एक हुए लेकिन जो इंडस्ट्रीज थी उनको बहुत लॉस हुआ। On the other side, the emphasis on quality increased around the world. अब क्या हो गया, पूरी दुनिया में हर किसी को क्वालिटी चाहिए। The private sector started making more profit. प्राइवेट सेक्टर क्या करता था, बहुत अच्छी क्वालिटी देता था और इसीलिए प्राइवेट सेक्टर को क्या होने लगा, ज्यादा प्रॉफिट होने लगा। All these circumstances motivated privatization. इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग अब क्या कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। गवर्नमेंट स्टार्टेड शोइंग इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट जो है वो भी प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट करने में मान रही है, उनको भी लगता है कि प्राइवेट ज्यादा अच्छा काम करते हैं। The joint sector is a part of the process of privatization. और इसीलिए गवर्नमेंट ने प्राइवेट लोगों के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया और उसी को हम बोलते हैं जॉइंट सेक्टर। अब देखो ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन मतलब पूरी दुनिया एक हो गई है बच्चों। जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हम कहीं से कोई भी चीज मंगवा सकते हैं, है ना, हम किसी भी देश में जाकर बिजनेस कर सकते हैं। तो देखो ग्लोबलाइजेशन मतलब ग्लोबलाइजेशन मीन्स द वर्ल्ड बिकमिंग वन और कंट्रीज कमिंग क्लोजर टू वन अनदर, यानी सारी दुनिया जो है बहुत नजदीक आ रही है और वर्ल्ड जो है अब हमारे लिए एक हो गया है। Due to globalization, any country of the world can trade with another country easily. It integrates the markets and production units of various countries. The process of growing international relations and the integration of markets across the world is globalization. The unique revolution in the field of information technology has stimulated globalization. The World Trade Organization WTO, established in 1995 CE, is working towards promoting fostering globalization. तो बच्चों जो ग्लोबलाइजेशन है ये देखो यूनिक रिवोल्यूशन यानी पूरी दुनिया में एक जबरदस्त क्रांति आई है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी व्यापार कर सकते हो, ये ऑर्गेनाइजेशन आपका ख्याल रखेगी। इसने काफी सारे पॉलिसीज बनाई हैं ताकि आप पूरी दुनिया में अपना व्यापार कर सको। अब देखो इफेक्ट क्या हुए ग्लोबलाइजेशन के, तो देखो employment opportunities have increased in the service sector due to the advent of the information technology. तो जो सर्विस सेक्टर है यानी कि आज इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं, लोग विदेशों में जाके जॉब कर रहे हैं, तो ये सब इसका फायदा हुआ है। फोन, फैक्स, मोबाइल, ईमेल, इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक्सेट्रा आर सम ऑफ द रिवोल्यूशनरी टूल्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विच ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फास्टर एट लो कॉस्ट। तो बच्चों फोन, मोबाइल, इंटरनेट, ये वीडियो कॉन्फ्रेंस देखो ना कितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज हमारे पास में है और ये बहुत ही सस्ते दामों पर मिल रही है। दिस हैज मेड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री फास्टर, इसीलिए हमारे देश की जो डेवलपमेंट है वो बहुत तेजी से हो रही है। The multinational companies started projects in different countries which have proved to be profitable for the host nation.
For example, Ford Motors has a car manufacturing plant in India where cars are manufactured not only for India but for other countries too. तो बच्चों आपको ये पता है बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो अलग अलग देशों में काम करी, जैसे फोर्ड मोटर की जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो भारत में भी है और दूसरी कंट्रीज में, इसीलिए तो हमें इतना प्रॉफिट हो रहा है. अपेरेंटली इंडिया रिसीव्स द एडवांटेज ऑफ दिस वेंचर. सिमिलरली द बिग कंपनीज ऑफ इंडिया सच एज टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, एशियन पेंट्स, पार्ले एक्सेट्रा हैव एक्सपोर्ट देयर कमोडिटीज इन द फॉरेन मार्केट. और ये जो हमारे देश की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इन्होंने अपना सामान जो है वो फॉरेन मार्केट में भी बेचा है, बड़ा नाम कमाया है. Consumers get commodities of a very good quality and at a low price due to the competition. अब पूरी दुनिया का माल आप कहीं से भी कहीं खरीद सकते हो, तो इसीलिए कंज्यूमर्स को अच्छी क्वालिटी मिलती है, वो भी कम पैसों में, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है. For example, China-made toys have become very popular in the Indian market due to its low price and attractive designs. In 1 year only, the Chinese toys have replaced the Indian toys in 70% to 80% shop. इसी का बच्चों एक एग्जाम्पल है कि देखो चाइनीज आइटम्स जो हैं बहुत सस्ती होती हैं, बहुत बढ़िया डिजाइन्स होती हैं, और हमारे देश के 70 से 80% टॉय शॉप में सिर्फ चाइनीज खिलौने होते हैं. तो बच्चों ये तो बहुत गलत बात है, ठीक है. हमारे देश की ही बनी हुई चीजें आप खरीदे, आत्मनिर्भर भारत का ध्यान रखें, है ना. ये चाइनीज को बिल्कुल बैन कर दीजिए, बिल्कुल गलत चीज है, ठीक है. एज अ टीचर मेरी पूरी जिम्मेदारी है आपको सही ज्ञान देने की, तो हमें चाइना की आइटम्स का बॉयकॉट करना है. Now the toys in the Indian markets are cheaper than before. Do you know the reason behind this? Due to the international trade, the Chinese toys came in the Indian markets and proved to be better than the Indian toys. However, the Indian toy manufacturers and traders have incurred losses, so globalization at times causes loss to the cottage industry. अब बच्चों चाइनीज खिलौने जब देश में आते हैं या कोई भी चाइनीज आइटम, तो हमारे देश में लोगों को क्या चाहिए, सस्ता चाहिए, और वो चाइनीज चीजें खरीद लेते हैं, जिससे हमारे देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को जो ये चीजें बनाते हैं उनको बहुत लॉस जाता है. और इसीलिए कहते हैं कि कभी कभी ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है, हमारे देश की खुद की इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचता है. अब देखो सोचने के लिए कहा गया है, व्हाट शुड द इंडियन टॉय मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स डू टू इंक्रीज देयर सेल इन द इंडियन मार्केट. तो बच्चों जो हमारे देश के मैन्युफैक्चरर हैं टॉय वाले, उनको क्या करना पड़ेगा ताकि उनकी सेल मार्केट में बढ़े. तो सबसे पहले तो बच्चों हम लोगों को ये समझना होगा कि हम हमारे देश में बनी हुई चीजों को खरीदें. दूसरी बात, हमारे देश के जो ये मैन्युफैक्चरर्स हैं ये सच में अच्छी क्वालिटी दें और प्रॉफिट मार्जिन कम रखेंगे, तो डेफिनेटली हमारे देश का माल बेटर लोगों के दिल में और घर में पहुंचेगा. Which multinational companies have started their projects in India? Which sectors of Indian economy have been affected by it? Explain with suitable example. तो और कौन कौन सी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे देश में आई हैं, उससे हमारे देश को कितना फायदा हुआ है, तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है. तो बच्चों ये था हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर. आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा हो रहा है. स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले. आपका फेवरेट चैनल नॉलेज इज विजडम.